अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस स्टार्ट की हुई है और हमने लास्ट लेक्चर में सीएसएस को कैसे ऐड करना है और किन तरीक़ों से हमने अपने वेब पेज के अंदर ऐड करना है वो सीख लिया था। इस लेक्चर में हम पिछला जो थोड़ा सा हमारा मल्टीपल स्टाइल शीट्स का रह गया था और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमने पढ़ना है कि हम मल्टीपल स्टाइल शीट्स अपने वेब पेज के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टाइल शीट्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट की इस वक्त बात हो रही है। अब जैसे ये एक स्टाइल शीट है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जैसे एचटीएमएल का पेज है और उसके अंदर हमने 3 या 2 स्टाइल शीट अलग अलग यूज़ करनी है, तो वो कैसे करनी है उसके लिए अब आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं कमेंट क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करने लगे हैं। इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। ठीक हो गया। अब ये कमिट और अनकमिट कैसे हो रहा है ये भी आपको अभी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीएसएस के। ये तो मैं एचटीएमएल में कर रहा था ना, सीएसएस में भी बताऊंगा कैसे करते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, डॉट टेक्स्ट की क्लास को हमने कलर किया हुआ है रेड और फॉन्ट साइज दिया हुआ है 48 px। हम देख लेते हैं ये हमारा जिसको डॉट टेक्स्ट की क्लास हमने लास्ट लेक्चर में दी थी वो है, उसको हमने रेड कलर दिया हुआ है और 48 px उसको फॉन्ट साइज दिया हुआ है। अब हम कहते हैं कि हमने कुछ स्टाइल्स हैं जो हमने पूरे वेब पेज के लिए लिखने हैं, तो उसके लिए हम एक न्यू सीएसएस की फाइल बना लेते हैं। हम सीएसएस के फोल्डर में जाते हैं, अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज रखना है ताकि आपको जब कोड पढ़ने में आसानी हो और देखने में आसानी हो। अगर आपने चेंजिंग भी करनी हो तो आपको पता हो मैंने किस फाइल में चेंज करना है। हम अपने वेब पेज को सेक्शन में अगर डिवाइड कर लें तो हम कहते हैं कि हमारा ये हेडिंग का सेक्शन है, तो हमने इसके लिए अलग सीएसएस की फाइल बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीएसएस के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, हेड के नाम से बना लेते हैं। वहाँ पे वैसे आप नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन डॉट सीएसएस की आपने लाजमी देनी है। तो ये डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पे फाइल बना लिया और हमने यहाँ पे हम इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते हैं। हम कहते हैं जी ये जो स्मॉल और h2 और p का टैग है ना, इसको हम एक डिव में रख लेते हैं। ठीक हो गया। डिव में रख के हम इस डिव को क्लास दे देते हैं। सिलेक्टर्स के ये जो लेक्चर हमने पढ़ा था सिंटैक्स का, उसमें मैंने ये बताया कि क्लास से हम कैसे पकड़ के सीएसएस कर सकते हैं, कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं। सपोज हम इसको हेड की ही क्लास या हेडिंग की क्लास दे देते हैं और हम जाते हैं अब स्टाइल शीट ये इसको बंद कर देते हैं और हेड डॉट सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे डॉट हेड के नाम से हेडिंग के नाम से हम क्लास को लिया, कर्ली ब्रेसेस लगाई और हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर कोलन और उसके बाद हमने लिख दिया इसका कलर एक्वा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम कहते हैं कि भाई कि ये जो हेड का सेक्शन हमारा है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आपको पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने ये जो हेड डॉट सीएसएस है इसको अपने पेज के साथ लिंक ही नहीं किया। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस वेब पेज के साथ स्टाइल डॉट सीएसएस को लिंक किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही तरीका है। लिंक का या हेड के अंदर एक लिंक का टैग बनाना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना है। इसके अंदर रिलेशन का एक एट्रीब्यूट है जिससे पता चलता है कि ये किस चीज़ की फाइल है, क्या है इसका रिलेशन है हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ। और एक href का एट्रीब्यूट लगाना है ताकि हम उसमें एड्रेस लिख सकें। एक फोल्डर पीछे जाना है, फिर CSS के फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ से हेड डॉट CSS की फाइल को लिंक कर देना है। जैसे हमने पिछली चीज़ को लिंक किया ऐसे ही दूसरी चीज़ को भी लिंक कर देना है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे हमारे वो वेब पेज में शो करवा देगा। ये जी हमारा बैकग्राउंड कलर हमारे हेड के सेक्शन को जो हमने डिव के अंदर लिखा हुआ सारा कुछ उसको लग गया। तो इस तरह हम 2, 3, 4, 5 जितनी हम चाहते हैं उतनी हम एक पेज में लिंक कर सकते हैं या मल्टीपल पेजेस में लिंक कर सकते हैं। अब ये हेड डॉट CSS हम अगर चाहें तो हम किसी और फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम लिस्ट डॉट HTML में चल जाते हैं और हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं और इसमें सिर्फ ये दो, एक h1 और एक h3 उसको क्लास दे देते हैं हेडिंग की, क्योंकि हमने वहाँ पे हेडिंग की क्लास ही यूज़ की हुई है ना, तो हम इसको भी क्लास देते हैं हेडिंग की। और हम हेड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिंक का टैग लगाते हैं ताकि हम अपनी CSS की फाइल इसमें लिंक कर सकें। रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ये एट्रीब्यूट मैं कैसे दे रहा हूँ ये आपको
आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में, HTML के लेक्चर में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देख लें। अच्छा, रिलेशन के अंदर हमने स्टाइल शीट दे दिया और HREF हमने एक देना है, और उसके अंदर हमने एड्रेस देना है और head.css, और ये बंद हो गया हमारा टैग, ठीक हो गया। और अब हम जाते हैं अपने वेब पेज के अंदर, इसको करते हैं रिफ्रेश। इधर से हमारे पास लिस्ट का एक टैग होगा, ये लिस्ट का टैग है, इसको हम खोलते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसको लग गया, जो कि हमने लिखा सिर्फ एक दफ़ा ही है एक्सटर्नल सीएसएस में। तो ये एक्सटर्नल सीएसएस का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फ़ायदा है कि अगर हमारे स्टाइल्स एक जैसे होते हैं तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, बार बार एक ही फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज एक और भी बहुत मेन टॉपिक हमने पढ़ना है। If some properties have been defined for the same selector element in a different style sheet, the value from the last read style sheet will be used. अच्छा, अब सपोज हम एक काम कर रहे थे और हमने एक ही एलिमेंट को पकड़ा और उसको स्टाइल सेम दे दिया, यानी कि यहाँ से हमने पी का बैकग्राउंड किया एक्वा, ठीक हो गया, और ये दूसरी स्टाइल शीट भी पकड़ी हमने और इसमें भी हमने पी का कलर कर दिया रेड, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, और इस वाली फाइल में हमने क्या किया, कलर कर दिया एक्वा, ठीक है। इस वक्त फ़ॉन्ट साइज़ हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं और डॉट भी हटा देते हैं। डॉट का मतलब तो होता है क्लास, तो हम अभी सिर्फ सिलेक्टर पकड़ रहे हैं, क्लास नहीं पकड़ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब हमने एक में रेड कलर कर दिया बैकग्राउंड और एक में एक्वा कर दिया, तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर आएगा, ठीक है, पी का। अच्छा, ये पी का हमारे पास आ गया एक्वा, और सारों का पी का एक्वा, रेड क्यों नहीं लगा, ये एक सवाल पैदा होता है हमारे पास। अच्छा, अब इसका जवाब ये है, ये अभी मैंने पढ़ा भी है, रीडिंग भी की है इसकी, कि जो स्टाइल शीट सबसे एंड पे लगी होगी ना, वो उसका कलर उठा के लगा देगा। अच्छा, अब क्यों लगाएगा, उसका भी हमारे पास जवाब है। उसका जवाब ये है कि जो हमारा विजुअल स्टूडियो में हमने कोड लिखा और फिर वो जब वेब पेज में चलता है, तो ब्राउज़र हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन उठा रहा है। उसने क्या किया, उसने ये टाइटल उठाया, टाइटल यहाँ पे शो करवा दिया, ये माई फर्स्ट पेज आ रहा है, ठीक हो गया। फिर उसने यहाँ से देखा, उसके पास ये कमेंट्स है, उसने इसको इग्नोर कर दिया कोड को, ये हमारा कोड इग्नोर कर दिया उसने। फिर वो गया इस स्टाइल शीट के ऊपर, style.css, style.css से उसको मिला बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक हो गया। उसने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे वो head.css में चला गया। head.css में वही चीज़ को कलर हमने दिया हुआ था रेड एक्वा, ठीक है, तो उसने उसको रेड दिया कलर। रेड के बाद क्या किया उसने, उसको दोबारा से एक्वा दे दिया, यानी उसने उसको पहले रेड दिया, फिर उसको उसने क्या कर दिया, उसको एक्वा दे दिया, ठीक है। अब जब वो काम इतना स्पीडली होता है कि हमें वो रेड कलर तो नज़र ही नहीं आया, हमें डायरेक्ट एक्वा नज़र आया और हमें लगा कि एक्वा ही चला है, ये चला ही नहीं है, ये कोड हमारा यूज़ ही नहीं हुआ। लेकिन ये कोड यूज़ हुआ है, ये कोड यूज़ हुआ है। उसके बाद वो अगली लाइन पे गया, अगली लाइन पे उसको अगली स्टाइल शीट मिल गई और वो उसका कलर उसने लगा दिया। अब अगर हम सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर दें तो आपको ये बात मेरी थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अब पहले वो हेड CSS पे जाएगा, वहाँ पे एक्वा है, वो इसको कर देगा और अगली लाइन पे जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे रेड होगा, तो वो उसको इग्नोर कर देगा एक्वा को और उसके ऊपर ओवरराइड करके उसका रेड कलर कर देगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर क्या हो गया, रेड। इस सारे पैराग्राफ्स का उसने कलर क्या कर दिया, रेड। तो ये समझानी थी बात कि जो चीज़ आखिर पे होगी वो उसको पकड़ के तो उसका कलर कर देगा। अब इसको एक और मैं अंदाज से आपको दिखाता हूँ। इसको हमने कर दिया कमिट, हम चलते हैं स्टाइल के टैग में। स्टाइल का टैग लिया हमने, पी का कहा कलर रेड हो जाए, कलर रब कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं कर रहे, ये हो गया रेड, ठीक हो गया। अब दोबारा हम पी के ऊपर जा रहे हैं और हम उसको कलर कह रहे हैं ग्रीन कर दे, तो अब कौन सा कलर हो गया, ग्रीन। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई है, वो पहले इसके पास गया, उसने कलर कर दिया रेड, फिर उसने कहा कि अगला फिर भी आ गया उसके पास, फिर उसने कर दिया ग्रीन। उसको नहीं पता कि ये सेम ही चीज़ है, उसने सिर्फ लाइन बाय लाइन कोड को पकड़ना है और चेंजेस कर देना। अब उसने पी का कलर रेड कर दिया, उसके बाद दोबारा उसको पी मिला, उसने उसका ग्रीन कर दिया। तो जो चीज़ आखिर पे आप लिखेंगे, अगर आपने एक ही एलिमेंट को दो दफ़ा स्टाइल कर दिया है और उस पर अब आपका जो लगेगा वो स्टाइल आखिरी स्टाइल होगा, जो भी स्टाइल आखिरी आपका होगा वही इसको लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है हमारे पास,
cascading order. What style will be used where there is more than one style specified for an HTML element? All the styles in the will cascading into a new virtual style sheet by the following rules where the number one has the highest priority. यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास आखिरी नंबर पे हमारे पास लास्ट लाइन पे लिखी होगी उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा, उस और ये भी है कि हमारे पास जितने भी स्टाइल्स होते हैं ना उनको पकड़ के वो यानी एक्सटर्नल CSS से, इंटरनल CSS से और इनलाइन से उठा के एक अलग से स्टाइल शीट में रखता है ब्राउज़र और फिर लाइन बाय लाइन उसको यूज़ कर देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रायोरिटी की बात जब आई है तो एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका कलर कर दिया रेड। अब आपने याद रखना है कि हमने पी का कलर किया हुआ है रेड, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं पी का कलर ग्रीन, या हम इसको एक दफ़ा कमेंट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि रेड हो गया है। बल्कि हमने इसका लिंक भी खोलना पड़ेगा हमें इसको तो हम कर देते हैं बंद। अब ये हमारे पास स्टाइल CSS लिंक हुई है, उसके अंदर हमने पी का कलर क्या कर दिया रेड। जाकर देखते हैं कि रेड हो गया, ये हमारा कलर हो गया जी रेड। अब हम जाते हैं index.html में और वहाँ पे हम इंटरनल CSS यूज़ करके उसका कलर क्या कर देते हैं ग्रीन। अब क्या कलर हो जाएगा ग्रीन। अच्छा, अब ये कलर ग्रीन क्यों हुआ है, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। जैसे हम मैथ करते थे तो हमें पता था कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही इधर हमारे वेब डेवलपमेंट में कोडिंग में क्या नाम है CSS में सबसे लीस्ट पे चले गया एक्सटर्नल CSS, ठीक है। उसने कलर रेड कर दिया, पर जैसे ही वो यानी कि ये हमारा लिंक है, ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। अब इस लिंक को हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी स्टाइल में नहीं लिखना। ये कलर उसने रेड कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ये मैं बताता हूँ अभी। वो पहले गया स्टाइल की टैग के अंदर, स्टाइल के टैग में था उसके पास ग्रीन कलर, उसने ग्रीन कर दिया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे चले गया, यहाँ पे स्टाइल शेड उसको एक मिल गई और उसके अंदर कलर था रेड, तो उसने उसका कलर क्या कर दिया रेड, ठीक हो गया। तो ये वही सारा दोबारा से दोबारा रिपीट हो रहा है चीज़ कि जो चीज़ उसके पास आखिर पे होगी, क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन कोड को डिकोड कर रहा है, तो जो चीज़ उसके पास आखिर पे होगी उसने उसको प्रायोरिटी ले लेनी है। ओके हो गया। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। हम एक दफ़ा क्या करते हैं इसको ऊपर ही रहने देते हैं। अब हम चल जाते हैं पी के अंदर, किसी भी पी के अंदर चल जाते हैं। ये इसको हमने स्टाइल दिया हुआ है ब्राउन, इसको हम स्टाइल दे देते हैं येलो, ठीक हो गया। अब हमने सारे पी को क्या दिया हुआ है रेड, लेकिन ग्रीन यहाँ पे बल्कि ग्रीन हो गया ना, क्योंकि हमने वो इंटरनल CSS को ऊपर कर दिया उसके। अच्छा, इसका अब येलो हो गया। येलो क्यों हो गया, हालांकि हमने सारों को तो दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है। इसका येलो क्यों हो गया, वो गया उसने रेड पकड़ा यहाँ से, उसने रेड कर दिया। फिर वो इंटरनल CSS में गया, उसने उसका कलर क्या कर दिया ग्रीन कर दिया। लेकिन जब वो नीचे आता गया एक एक टैग को देखता गया तो उसको क्या हुआ, इनलाइन स्टाइल मिला, इनलाइन स्टाइल मिला येलो का, तो उसने क्या कर दिया स्टाइल उसका येलो कर दिया। तो वही बात कि उसने लाइन बाय लाइन कोड को डिटेक्ट करना है और लगा देना है। तो जैसे आपने लिखना है वो लाइन बाय लाइन के हिसाब से लिखना है। अगर आप एक एलिमेंट को 2-3 दफ़ा स्टाइल करें तो उसने आखिर वाली चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल का हमारे पास ये यूज़ आता है जब हम काम कर रहे हैं और हमें पता ना हो कि पहले से इसको स्टाइल दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, हज़ारों में लाइन्स हो जाती हैं, तो हमें नहीं पता चलता। लेकिन मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा कि पता चल जाएगा किसी ना किसी तरह। मैं वो भी इन्हीं लेक्चर में आपको बताया करूँगा कि पहले क्या स्टाइल्स होते हैं हमें पता चल जाते हैं ब्राउज़र से ही। तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम ना उसको इनलाइन स्टाइल दे देते हैं ताकि वो चीज़ हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर एक स्टाइल दूसरे स्टाइल को ओवरलैप कर रहा है, वो नहीं लग रहा, ठीक है, कोई वजह होगी वो नहीं लग रहा, तो हमारे पास एक चीज़ आती है इम्पोर्टेंट के नाम से। अगर हम CSS की प्रॉपर्टी के बाद और सेमीकोलन से पहले ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा के इम्पोर्टेंट लिख दें, सॉरी, तो इसका मतलब ये होता है स्टाइल शीट को पता चलता है, ब्राउज़र को पता चलता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक हो गया। तो वो क्या कर देगा, वो सारे स्टाइल्स पकड़ेगा ज़रूर, लेकिन जब उसको पता चल गया कि कहीं पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो उसने बाकी सबको निगलेक्ट कर देना है। देखें अब ग्रीन भी नहीं हुआ, यानी ना इंटरनल CSS लगी है, ना उस पैराग्राफ को जिसको हमने इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है, इनलाइन स्टाइल दिया हुआ जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, वो भी नहीं लगा। क्या लगा रेड, क्यों लगा है, क्योंकि इसको हमने इंपॉर्टेंट दिया हुआ था। इसको हम पर्पल कर देते हैं
तो वो उसको ग्रीन को येलो को देखेगा भी नहीं, तो डायरेक्ट पर्पल कर देगा। ये पर्पल हो गया, इसको हम येलो कर देते हैं। तो ये येलो हो गया। तो ये एक नई चीज़ आज हमने पढ़ी है कि इम्पोर्टेंट कि अगर हम किसी चीज़ को क्लास के ये वैल्यू दे देते हैं प्रॉपर्टी के बाद, एक स्पेस के बाद, तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चल जाता है और वो चीज़ लग जाती है। ठीक है, वो ये नहीं देखती कोई कौन सी लाइन किसके बाद है, लेकिन वो इसको लगाएगा। ठीक है, और किसी चीज़ को नहीं वो देखेगा। ठीक हो गया, तो ये हमने आज एक नई चीज़ पढ़ी है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक सिर्फ रह गया इस लेक्चर के लिए, कमेंट्स। CSS में हमने कमेंट्स कैसे लिखने हैं, HTML में भी हमने कमेंट्स लिखने सीखे थे, अब हमने सीखना है कि CSS में हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि वही बात है कि अगर आप अपने कोड को आप ऑर्गेनाइज रखेंगे तभी काम होगा, वरना काम करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अच्छा, कमेंट कैसे लिखना है, ये स्लैश लगानी है, ये शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो आपके पास ये स्टार आ जाएगा। इसके अंदर आप जो मर्जी लिखें वो ब्राउज़र के पास नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आपने पहले यहाँ पे स्लैश पहले थी और स्टार बाद में था, अब जब इसको ख़त्म करना है तो स्टार पहले और फिर स्लैश, तो ये हो जाएगा कमिट। ठीक है, अब अगर आपने इसी चीज़ को एक लाइन से ज़्यादा लेकर जाना है तो आपने ये जो स्टार ख़त्म किया था ये यहाँ पे नहीं ख़त्म करना, जितनी लाइन्स के बाद आपने स्टार लगाना है उतनी लाइन्स आपकी कमिट हो जाएंगी। अब ये सारा कोड आपका कमिट हो गया। ठीक हो गया, कि आपका सारा कोड, यानी कि आपने स्टार लगाना है, ये स्लैश लगानी है, फिर स्टार लगाना है, फिर जितनी लाइंस आपको चाहते हैं कि वो कोड कमिट रहे तो आपने उसमें उसके अंदर रख लेनी है। ठीक हो गया, और उसके अंदर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, मैं किसी लेक्चर में ना आप लोगों को एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा, विजुअल स्टूडियो की। ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, उससे हम कमेंट्स को कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाऊंगा। अच्छा, तो कमेंट में कैसे करना है मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने स्लैश लगानी है, फिर शिफ्ट दबा के 8 दबाना है तो आपका कमेंट शुरू होगा, फिर आपने जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे पहले स्टार लगाना है और फिर वहाँ पे स्लैश लगानी है तो वो भी आपका कमिट हो जाएगा। ये CSS का कमिट है, HTML का कमिट लैदा होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो इस तरह होता है, पहले ये ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 हाइफन के निशान, और आखिर पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, बाकी 2 हाइफन वैसे ही, और फिर एक एंगल ब्रैकेट जो हमने शुरू में लगाई थी। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना था कि हमने ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट के कौन सा स्टाइल कब आता है, किस चीज़ के बाद आता है, मल्टीपल स्टाइल शीट्स हम कैसे लगा सकते हैं, और कमेंट्स हमने कैसे देने हैं अपने कोड के अंदर, तो हमने ये सारा कुछ इस लेक्चर में पढ़ना था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।